करने वाले हैं परसेप्ट्रॉन डीप लर्निंग का सबसे फंडामेंटल टॉपिक। सो हम लोगों के जो में हम लोग पढ़ेंगे के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परसेप्ट्रॉन को तो हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजी से बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे उसमें डिफरेंस है जो उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इससे मिलता जुलता हमने सबसे पहले मैकॉले पिट्स न्यूरॉन बनाया, उसके बारे में बात करेंगे। क्लासिकल वर्किंग के बारे में बात करेंगे। बायस को समझेंगे कि बायस होता क्या है। और परसेप्ट्रॉन को एक रियल एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको एक और इन्फॉर्मेशन हम दे दें कि आप HRM IITM गिटहब डाटा पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे डीप लर्निंग में क्लिक करूँ, आप इसको याद रखें HRM IITM गिटहब.io। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सो डीप लर्निंग का सबसे पहला खुल जाएगा। यहाँ पे सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो का लिंक यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी दूसरा वीडियो है, इस वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे सारे आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। और भी असाइनमेंट के PYQ के सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। तो बिना देरी किए हम लोग काम की बात तो मेन परसेप्ट्रॉन पे ही हम लोग करेंगे। एल्गोरिदम कैसे है, एक एल्गोरिदम का वर्किंग देखेंगे हम लोग, जो कि हम लोग इस ग्राफ पे एक वर्किंग प्रॉपर वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। दैट विल बी द मेन एजेंडा। और मैकॉले का क्या ड्रॉबैक था उसको भी हम लोग समझेंगे। तो वो हम लोगों का सबसे मुख्य एजेंडा होगा। तो एक छोटी सी बात करते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन और हम लोगों का जो LLMs या फिर डीप लर्निंग के जो न्यूरॉन हम लोग बनाते हैं उसमें क्या अंतर है। तो हम लोगों के ब्रेन में अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का ब्रेन का न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें डेंड्राइट्स होते हैं। तो यहाँ से सिग्नल आता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है और यहाँ से आउटपुट जाता है। और फिर और भी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में होते हुए हम लोगों का इंफॉर्मेशन जाती है, प्रोसेस होती है, फिर रिस्पॉन्स आता है। हम लोग हाथ हाथ को मूव करते हैं या सोचते हैं, सारा चीज यहीं से होता है। LLMs में भी हम लोग सेम सिमिलर काम करेंगे। हम परसेप्ट्रॉन लेंगे, इसको परसेप्ट्रॉन बोलेंगे। इसमें इनपुट आएगा जो कि नंबर्स होंगे, हमारे रियल नंबर्स, और हमारे आउटपुट्स भी होंगे कुछ रियल नंबर्स या फिर बुलियन एक्सेट्रा। और यहाँ पे भी मल्टीपल न्यूरॉन्स हो सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि दोनों काफी सेम है, पर नहीं है। क्योंकि इसके अंदर ये जो अंदर प्रोसेसिंग क्या होती है और इसके अंदर क्या प्रोसेसिंग होती है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसके अंदर जो न्यूरॉन होता है ये सिंपल इनको वेटेड सम कर देता है, ठीक है। और उसके बाद एक सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। हालांकि हम लोग के माइंड के अंदर कैसे ये प्रोसेसिंग होती है ये तो हम सब में से किसी को भी नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस होता है। इसके अंदर प्रोसेसिंग तो हम लोग सिंपल एक मैथमेटिकल फंक्शन से डिफाइन कर देते हैं। तो ये एक सबसे पहला बड़ा डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस है कि हमारे ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का मात्र 20 वाट्स तक पावर कंज्यूम करता है। हालांकि अगर आप LLMs की बात करेंगे, जैसे GPT-4 हो, वो गीगा किलोवाट्स में पावर यूज करते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तो मैं एक LLM यूज करता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 बिलियन पैरामीटर्स पे है। हाँ, 14 बिलियन पैरामीटर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि 14 बिलियन इसमें न्यूरॉन्स हैं। LLM हालांकि और भी चीजों पे काम करता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पावर कंजम्पशन में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो मेरे पास ये 14 बिलियन पैरामीटर है। इसमें न्यूरॉन्स काफी कम होंगे, 14 बिलियन नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे। और भी इसमें कुछ चीजें होंगी, बस न्यूरॉन्स ही नहीं है। इसमें अगर मैं बोलूँ कि राइट अ पाइथन फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, अब देखिए कितना टाइम ले रहा है। और मैं अगर इसी दौरान मैं अपना टास्क मैनेजर आपको शो करूँ तो मेरा CPU देखिए, मेरा GPU देखिए, फुल पावर में यूज हो रहा है और अभी तक रिस्पॉन्स आया भी नहीं है। और आप पावर कंजम्पशन देखिए, मेरा GPU ऑलमोस्ट फुल पे चल रहा है, ठीक ना, 48% यूजेज। CPU 100% यूजेज और अभी तक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाया। मेरी कंप्यूटर की फैन स्पीड बढ़ चुकी है 4050, जो कि 120 वाट का है।
ये कम से कम मेरा इस वक्त कंप्यूटर 150 वाट के पास पावर कंज्यूम कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी अभी तक इसने एक रिस्पॉन्स नहीं दे पाया है। अभी भी समय लग रहा है, देखिए कितना स्लोली एक एक सब ये दे रहा है। तो सिर्फ 14 बिलियन पैरामीटर्स पे ही, इसमें न्यूरॉन्स इससे कम ही होंगे। हमारा दिमाग 100 बिलियन न्यूरॉन्स को सेकंडों में ऐसे करता है। बस कितना भी ज्यादा सोचे, एट मैक्स 20 वाट्स के आसपास की पावर कंज्यूम करता है। तो हम लोगों का काफी इफिशियंट है, हम लोगों का जो है बायोलॉजिकल न्यूरॉन बहुत ही इफिशियंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो वर्किंग है, प्रोसेसिंग है, जो अंदर प्रोसेसिंग होती है, वो किसी को नहीं मालूम है, और वो गजब की होती है। वो कैसे होती है किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स एंड दिस थिंग। आई होप द रिकॉर्डिंग इज वर्किंग फाइन। सो थोड़ा नोट्स भी पढ़ लेते हैं। तो हमने यही बोला है कि ह्यूमन ब्रेन लगभग 20 वाट्स का पावर कंज्यूम करता है, और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स मेगावाट्स में करता है। साथ ही साथ प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, कैसे इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा और नेक्स्ट में भेजा जाएगा। हमारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन का तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वेटेड सम कर दो, दैट्स इट, और कुछ एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना। ठीक है, तो अब चलते हैं मैकॉले, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट थे। उनको हल्का फुल्का समझ में आया कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, और उससे इंस्पायर होकर उन्होंने थोड़ा सा एक लॉजिक दिया। ठीक है, इस चीज में हमको दो तीन चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इनहिबिटरी इनपुट और नॉर्मल इनपुट में अंतर क्या है। देखो, ये जो है ये इनहिबिटरी इनपुट है, और ये जो है ये आपका नॉर्मल मतलब एक्साइटेटरी इनपुट। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको डिसाइड करना है कि हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे कि नहीं। ठीक है, एक कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में जाके हम परचेज करेंगे। ठीक है, तो हम ये इनपुट्स लेते हैं कि मार्केट क्या ओपन है। अगर ओपन नहीं होगी तो हम परचेज कैसे करें। ये बुलियन इनपुट है। अच्छा, याद रखिएगा, मैकॉले में बुलियन इनपुट होता है, बुलियन आउटपुट होता है। ठीक है, तो मार्केट ओपन है कि नहीं, पहला इनपुट। और सपोज करिए कि हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं मार्केट में बाई करने। तो क्या हस्बैंड का उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या वाइफ का उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझिए, मैं काफी सोच समझ के इस एग्जाम्पल को दे रहा हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही एग्जाम्पल से। तो हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, उन दोनों का इंटरेस्ट है कि नहीं। हाँ मतलब वन, नहीं मतलब जीरो। क्या वो दोनों बहुत अमीर हैं। अगर दोनों का इंटरेस्ट नहीं रहा पर बहुत अमीर रहे तो खरीद लेंगे। पर अमीर नहीं रहे पर एटलीस्ट किसी एक का तो इंटरेस्ट हो, तभी तो वो खरीद पाएंगे। तो ये हमारी कंडीशन है, और मार्केट तो ओपन होनी ही होनी चाहिए। अगर मार्केट ओपन नहीं है तो उनका इंटरेस्ट हो ना हो, रिच हो ना हो, मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तो अब इसी से हमको समझना पड़ेगा कि इनहिबिटरी इनपुट उसमें से कौन सा है। तो मार्केट ओपन इज द इनहिबिटरी इनपुट, क्योंकि बाकी सब फैक्टर मैटर ही नहीं करेगा। तो मार्केट ओपन इज द इनहिबिटरी इनपुट। एक्साइटेटरी मतलब ये तीनों है, मतलब या तो बहुत अमीर हो तो उनको इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, और नहीं तो एटलीस्ट दोनों का इंटरेस्ट हो तब वो बाई करेंगे, और नहीं तो दोनों का इंटरेस्ट हो तब वो बाई करेंगे, नहीं तो वो बहुत अमीर हुए तब वो बाई करेंगे। और इंटरेस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट किसी एक का तो इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो भले अमीर हो, बाई नहीं करेंगे। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि, आप ध्यान से समझिए, इन्होंने क्या कहा कि प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। इन्होंने बोला कि हम इसका इनपुट लेंगे ऐसे, हम कहेंगे कि क्या मार्केट ओपन है, मार्केट ओपन है, क्या हस्बैंड का इंटरेस्ट है, क्या वाइफ का इंटरेस्ट है, और क्या वो वेरी रिच है। तो 0 1 के बीच में आउटपुट आएगा। हमारा फंक्शन दो पार्ट करेगा, पहले तो इनको जोड़ देगा। ठीक है, और उसके बाद एक थ्रेशोल्ड के बेसिस पे ये डिसीजन दे देगा 0 1। ठीक है, अच्छा, जोड़ने से पहले तो हमारा फंक्शन पहले फिक्स है हमारा, तो वो बाई तो करेंगे नहीं। अगर मार्केट ओपन हो गई तो बाई तो करेंगे नहीं, अगर इनहिबिटरी इनपुट ऑन हुआ तो बाई तो करेंगे ही नहीं। तो ये तो पहले ही फिक्स हो। ठीक है, अगर इनहिबिटरी इनपुट ऑन नहीं है तब अब उसके अंदर चलते हैं। उसके अंदर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। आप ये तो समझ गए कि या तो किसी एक, या तो दोनों का इंटरेस्ट हो तब बाई करेंगे, या तो एक का इंटरेस्ट हो और रिच हो तब बाई करेंगे। तब बाई नहीं करेंगे जब, या जब किसी का इंटरेस्ट ही ना हो तो बाई नहीं करेंगे।
इसका मतलब इन तीनों में से एटलीस्ट दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो थीटा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो अगर हमारा जो समेशन एक्स आई है वो ग्रेटर देन थीटा हुआ, यानी कि 2, तो हम 1 रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हम 0 रिपोर्ट करेंगे एल्स में। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कुछ कि इनहिबिटरी इनपुट सब अभी समझिए कि ऑफ है। ठीक है, इनहिबिटरी इनपुट ऑफ है। अब एक्साइटेड ट्री की बात करते हैं। हस्बैंड, इसका मैंने चार्ट बनाया बहुत अच्छा, तो इसी को रेफर करते हैं। तो आप ये समझिए कि हस्बैंड ये पहला इनपुट है, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर तीनों जीरो हुए तो तीनों को जोड़ दो, ग्रेटर देन जीरो मतलब कुछ नहीं हुआ तो आउटपुट जीरो। लेकिन अगर किसी दो का इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, हस्बैंड भी इंटरेस्टेड, वाइफ भी इंटरेस्टेड, भले रिच हो ना हो नहीं मैटर करता, जब दोनों का इंटरेस्ट है तब तो चीजें कर दी ही जाएंगी। तो यही लॉजिक होता है थ्रेशोल्ड का। ठीक है, इसमें इनहिबिटरी इनपुट पहले चेक किया जाता है कि ऑन है कि नहीं। अगर ऑन नहीं है तो पहले ही आप नकार दीजिए। ठीक है, अगर इनहिबिटरी इनपुट पहले चेक करिए, अगर ऑन है तो बाकी सब कुछ जोड़ना घटाना कुछ नहीं करना है। फंक्शन में जोड़ना घटाना आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका लिमिटेशन यही था, जिसे बुलियन इनपुट आउटपुट पे काम करता था और सारे वेटेज को इक्वल इंपॉर्टेंस थी। क्योंकि कई बार होता है कि वाइफ का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, भले हस्बैंड का इंटरेस्ट हो ना हो। अगर वाइफ इज इंटरेस्टेड, भले रिच हो ना हो, हस्बैंड का इंटरेस्ट हो ना हो, भाई करना ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरेस्ट जो हस्बैंड का है, वाइफ का है, दोनों में अंतर हो। हम दोनों को अभी सेम वेट दे रहे हैं, ठीक है, दोनों को हम एक एक ले रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो वेट नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ ये सिर्फ लीनियर डेटा पे काम करता है, क्योंकि आप फंक्शन देख ही रहे हैं, ये लीनियर फंक्शन है कि समेशन एक्स आई ग्रेटर देन जीरो। तो समेशन एक्स आई मतलब क्या, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसको प्लॉट करेंगे तो लीनियर ही बनेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन से करते हैं कि इज बायोलॉजिकल न्यूरॉन एंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन आर सेम। नो, बहुत सारा डिफरेंस है, हमने वही बात की थी। एंड और गेट को हम लोग बनाते हैं पिट्स न्यूरॉन से। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, पर कैसे बनाएंगे इसमें दो चीजें ध्यान देनी होगी कि एंड गेट जो है, इसमें एक तो होगा एडिशन और फिर एक होगा थीटा, थ्रेशोल्ड इफेक्ट। तो बस इसी चीज पे याद रखिएगा, एंड गेट पे चलते हैं। तो एंड गेट में दो इनपुट आता है, जीरो, दो इनपुट आता है, कुछ भी आ सकता है, जीरो वन, जीरो। ठीक है, और आउटपुट, आउटपुट क्या करता है, आउटपुट विल बी वन इफ बोथ आर ऑन, बोथ आर ऑन। तो दोनों ऑन कब होंगे, जब इसकी भी वैल्यू वन हो, इसकी भी वैल्यू वन हो, यानी समेशन की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू हो। इसी केस में सिर्फ ऑन होंगे, तो थीटा यहाँ पे टू होगा और ये दोनों एक्साइटेटरी इनपुट होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम एक आपको नार फंक्शन की बात बताते हैं, या नॉट फंक्शन की बात करते हैं। नॉट, नॉट क्या है कि नॉट को आप वैसे एक्साइटेटरी से भी कर सकते हैं, पर मैं नॉर की बात करता हूँ जो एक्साइटेटरी के बिना होगा। नॉर, तो नॉर में क्या है कि नॉर में सिर्फ एक ही ऑन होना चाहिए। सॉरी सॉरी, नॉर इनपुट में क्या है कि कोई भी ऑन हो तो आउटपुट आर का उल्टा होता है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी फंक्शन, हाँ, नॉट से पहले मैं नॉट को देखते हैं। ठीक है, नॉट को, नॉट, नॉट थोड़ा सा आसान। नॉट में क्या है कि अगर ऑन हो तो, अगर यहाँ पे ऑन हो तो वन, वन कर दो, और वन है तो जीरो कर दो। ठीक है, उल्टा करना है, यानी जब भी वन होगा तब जीरो होगा, तो इसको सिंपल आप ऐसे कर दो कि जब भी वन हो तो जीरो हो, और थीटा को आप जीरो सेट कर दो, थीटा को आप जीरो सेट कर दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे इनपुट आ रहा है वन, तो ये तो इनहिबिटरी इनपुट आ रहा है,
जैसे इनहिबिटरी इनपुट आया तो आउटपुट जीरो कर दो। सिमिलरली अगर हमारे पास आता है इनपुट जीरो, इनहिबिटरी इनपुट है नहीं तो एक्साइटेटरी इनपुट है नहीं, तो एक्साइटेटरी इनपुट का सम जीरो होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो आउटपुट वन हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉट गेट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली नॉर है, नॉर को हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। अब आपको नॉर समझ में आएगा। इसमें क्या है कि अगर ये दोनों को हमने इनहिबिटरी बनाया है, क्यों इनहिबिटरी बनाया आपको समझ में आएगा। तो अब दो केसेज हैं, तो जीरो वन जीरो, जीरो वन, जीरो वन वन, ये केसेज है। तो नार क्या बोलता है कि अगर एक भी एक्टिव हो तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे पहला एक्टिव है तो इसका आउटपुट जीरो होगा। दूसरा एक्टिव है, नहीं है, कोई भी एक्टिव नहीं है, तो आउटपुट वन होगा। अदरवाइज जैसे इसमें एक एक्टिव है तो आउटपुट जीरो होगा, इसमें दोनों एक्टिव है तो आउटपुट जीरो होगा, सॉरी, दोनों एक्टिव है तो आउटपुट जीरो होगा। तो ये जो नॉर गेट है ये ऐसे डिफाइन होता है। इसमें अगर आप दोनों को इनहिबिटरी कर देंगे, कोई भी आन हुआ तो आउटपुट जीरो हो गया, तो ये आन हुआ आउटपुट जीरो, ये आन हुआ आउटपुट जीरो, ये आन हुआ आउटपुट जीरो। और जब कोई आन नहीं हुआ तो आप इसमें थीटा क्या कर दो, उसे जीरो कर दो। तो जब सम करोगे, एक्साइटेटरी इनपुट तो है नहीं, सम हमेशा एक्साइटेटरी इनपुट का करना है, तो जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो जब हमने एक्साइटेटरी इनपुट का सम किया, जीरो ग्रेटर देन इक्वल तो हो गया, इसलिए आउटपुट हम वन में देंगे। तो ये केस सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है। इसमें सारी चीजें हम लोग नहीं कर सकते, जैसे एक्सॉर को हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है, इसको आप नहीं कर सकते। आप इसको ध्यान से देखें तो एक्सॉर, एक्सॉर का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, एक्सॉर तो इसमें कोई नहीं है तो जीरो, इसमें एक है तो एक्सॉर का मतलब बस एक आना होना चाहिए, ये आन है तो वन, ये आन है तो वन, दोनों आन है तो जीरो, बस एक आन होना चाहिए। ठीक है। इसको अगर आप प्लॉट करें तो जीरो जीरो यहाँ पे है, इसको जीरो कर दो, और बाकी ये दोनों तो कुछ ऐसे आ जाए। ठीक है। जीरो जीरो पे जीरो है और ये वाला भी जीरो है, सॉरी ये वाला भी जीरो। इसको किसी भी एक लीनियर लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब इन दोनों को अलग एक एक हिस्से में और इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं है। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, सारी चीजें नहीं कर सकते आप ऐसे ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं कि एक्सॉर को किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है। तो वही एक क्वेश्चन है कि कौन सा लॉजिकल गेट्स मैकॉले फिट से नहीं कर सकते। आप एक्सॉर को नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिकल परसेप्ट्रॉन मॉडल, जो फ्रैंक रोजबेथ ने अप्रोच किया था। आई होप रिकॉर्डिंग इज वर्किंग फाइन। यस। तो जल्दी हम लोग काम की चीजें पे आएंगे अब। ठीक है। तो इनको फ्रैंक रोजन ने किया था 1958 में, फिर इसको रिफाइन कर दिया गया था। ठीक है। इसका काम एग्जैक्टली सेम है, आप इसका फंक्शन देखिए सब कुछ सेम है, बस इसमें एक डब्ल्यू आई आ गया। क्या आ गया? वेट। और जो जो आप थ्रेशोल्ड पकड़ रहे थे, उस थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड को भी हम लोग इसमें घुसा दिए हैं जबरदस्ती। ठीक है। तो परसेप्ट्रॉन में अगर हम लोग समझें, तो परसेप्ट्रॉन में एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमें 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 किताब खरीदनी है, किताब की प्राइस ही है, तो हम किताब तो तभी खरीद सकते हैं जब हमारे पास 100 रुपए होंगे। ठीक है। तो आप ऐसा सपोज करो कि फादर मनी दे रहा है, फादर, मदर मनी दे रही है, और उसका भाई पैसा दे रहा है। तो ये बुलियन इनपुट है, जीरो या वन, जीरो या वन, और जीरो या वन। फादर हमेशा आपको पैसा देता है, हाँ, 70 रुपए। मदर हमेशा 40 रुपए देती है, ब्रदर कुछ भी पैसा दे सकता है, तो ये जीरो वन नहीं होगा, जीरो से इनफाइनाइट तक इनपुट होगा। मतलब ब्रदर हो सके 100 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे। तो इनको हम लोग वेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और फिर अगर हम जूस पिए, तो जूस पिए तो हमारा पैसा 20 रुपए घट जाएगा। तो जूस जो है
पिएंगे या नहीं, ये हम 0 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ऐसे न्यूरॉन बनेगा और ऐसे आउटपुट होगा। तो ऐसे आप समझिए कि फादर, मदर, ब्रदर, जूस, ठीक है। एक इनपुट लेते हैं 1 1 0 0, ठीक है। तो फादर ने पैसा दिया मतलब 1 × 70, ठीक है। मदर ने पैसा दिया मतलब 1 × 40। अब इन दोनों ने पैसा नहीं दिया तो मतलब 0। और बॉय ने नहीं दिया, बॉय कितना दिया, ये रियल नंबर इनपुट है, ठीक है। तो समझ लो 20 रुपए दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो इसका वेट हम 20 × 1 ही रखते हैं वेट। और जूस में हमारा 1 भी रुपए नहीं गया तो -0 × 20, ठीक है। अब ये पैसा एटलीस्ट 100 होना चाहिए, 100 से तो ऊपर होना ही चाहिए। तो हम लोग 100 को क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड बना देते हैं, -100, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब 100 रुपए तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 100 रुपए है वो बन जाएगा थ्रेशोल्ड। या फिर इसको हम लोग बायस बोलते हैं कि एटलीस्ट 100 रुपए को तो क्रॉस कर दे तब जाके पॉजिटिव रीजन में जाए, 0 को क्रॉस करके वो आगे बढ़े, ठीक है। तो दिस इज आवर द फर्स्ट थिंग। तो वो पॉजिटिव रीजन में जाए, ठीक है। तो ये हमारा सबसे रिक्वायरमेंट चीज है। तो अगर हम इन लोग इसको कैलकुलेट करें तो 70 और 40 110, और 20 130। 130 में से 100 घटा दें, यानी 30 रुपए तो बच गए। 30 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए, 100 रुपए से ज्यादा है, तो अब मैं बुक खरीद सकता हूँ। तो ठीक इस प्रकार से हम लोग इसको भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट हम तो बायस आप लोग समझ गए कि एटलीस्ट उतना तो हमें काम करना चाहिए। तो इस केस में हमारा 100 बायस होगा। वेट क्या होंगे करस्पॉन्डिंग, तो यही 40 70। ब्रदर पैसा देगा तो ऐड ही होगा, जितना पैसा देगा उसका 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। और अगर जूस पी लिए तो 20 रुपए घट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला सेकेंड एग्जांपल। पापा ने पैसा दिया 40 रुपए, मैंने उल्टा कर बोल दिया था। पापा ने पैसा 40 रुपए दिया, मदर ने पैसा 70 रुपए दिया, 110 रुपए हो गए। अब 100 रुपए है मेरे पास, 100 को मैं थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया। लेकिन अभी भी अभी भी आप देखो इसको, आप इसको समझो ना, इस इनपुट को समझो। 1 1 0 1। तो पापा ने 70 रुपए दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 1 × 70। मम्मी ने भी दे दिया 1 × 40, प्लस ब्रदर ने कोई पैसा नहीं दिया, प्लस। पर अब हमारे पास, अब ध्यान से समझो कि ये अमाउंट ग्रेटर देन 100 हो चुका है। पर ये 110 रुपए हुआ, लेकिन हमने 20 रुपए तो उड़ा दिए। तो 20 रुपए हमें घटाना पड़ेगा। तो 20 रुपए हमने उड़ा दिए, तो अब ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया, तो ये हमारा 90 रुपए है। ये बड़ा नहीं है, 100 से बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि 20 रुपए हमने उड़ा दिए, ठीक है। तो अच्छा, इसी 100 को हम इधर लेते हैं, तो 70 +40 +0 -20, और इस 100 को इधर लेते हैं -100 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए। अच्छा, दिस इज बुलियन इनपुट, दिस इज बुलियन इनपुट, दिस इज रियल इनपुट जो कि 0 आया था, 0 × 0। और ये हमारा 20 रुपए, ये भी बुलियन इनपुट है। तो ध्यान से समझिए, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x1 × W1 +x2 जो हमारा बुलियन इनपुट है, फिर वेट ये जो 40 W2 +x3 × W3, ठीक है। और उसके बाद ये -100। तो ये क्या है, वेट बायस। आप इसको W0 से डिनोट कर सकते हैं, S0। और जनरली हम लोग S0 को 1 और बायस को ही हम लोग 100 रखते हैं। इस केस में हमारा बायस -100 होगा, ठीक है। अच्छा, बायस इसे यहाँ से इधर लाके होता है, तो थ्रेशोल्ड बायस बहुत अलग है। और हालांकि परसेप्ट्रॉन में हमने थ्रेशोल्ड तो सुना नहीं है, जनरली लोग यूज करते हैं, बायस ही टर्म यूज होता है, ठीक। तो
आधा घंटा मुझे लगता है समय हो चुका है। जी हाँ। अब हम लोग अपने मुख्य चीज पे चलते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल परसेप्ट्रॉन को करते हैं। परसेप्ट्रॉन का वेट पता करना, जैसे अभी पिछले मॉडल में तो हमने वेट ऐसे निकाला कि वेट क्या हो। इसको पढ़िएंगे ध्यान से तो बहुत अच्छे से वेट आप निकाल पाएंगे कि कब 40 होगा, 70 होगा, कब कब वेट वेट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो हमारे वेट +40 +70 +1 -20 कुछ भी वेट्स हो सकता है, वेट जीरो भी हो सकता है, वेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब ये वेट पता कैसे होगा, जैसे यहाँ पे तो हमने प्रॉब्लम देख के वेट पता कर लिया है, पर अब वेट पता कैसे करें। वेट पता करने का यही तरीका है कि हम क्या करेंगे, हम कुछ भी वेट मान लेंगे, फिर एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और कहेंगे कि तुम सही क्लासिफाई हुए हो कि नहीं। अगर गलत क्लासिफाई हुए हो तो हम वेट बदलेंगे ताकि तुम थोड़ा सही हो जाओ। ठीक है। वेट को एडजस्ट करने का रूल यही है, इस ये रूल है, इस रूल से ही हम लोग वेट को, तो हम लोग एक एग्जांपल से करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसको ध्यान से आप समझिए। तो हम इस एग्जांपल को लेते हैं। अ, हमारे पास ये और इस डेटा पे हमें अपने वेट्स को एडजस्ट करना है। ठीक है। हमें अपने इस डेटा के बेसिस पे हमें अपने वेट्स को एडजस्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसको ग्राफ बना लो, इसमें सब कुछ क्लियर होगा आपका। तो 2, 0 आपका ये रहा। ठीक है। ये 2, 1 हो गया, ये -2, 0 हो गया। सारे पॉइंट को प्लॉट में करता हूँ। 0, 1 -2, 0 और ये -2। ठीक है। आप कुछ भी वेट मान लो। आप मैंने इनिशियल वेट वेक्टर मान लिया है, इनिशियल वेट वेक्टर मैंने मान लिया है कुछ ऐसा, जो कि होगा 1 -1, 1। इसको मैंने वेट इनिशियल में लिया। ठीक है। तो आप इनिशियल वेट आप ऐसे ले लो कुछ भी, W0 11। ठीक है। सबसे पहले तो थोड़ा ट्रांसपोज करो पॉइंट्स को। ठीक है। पॉइंट्स में आप एक एक्स्ट्रा 1 ऐड कर देना, फिर एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखना। और वेट में भी एक एक्स्ट्रा 1 ऐड करके फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखना। अब ध्यान से समझते हैं इसको। ठीक है। तो हम इस ग्राफिन पे चलते हैं, हम सभी पॉइंट्स को फटाफट प्लॉट करते हैं। इस पॉइंट को लेते हैं, ये था पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक क्या था, 2, 0 2, 1 एंड 0, 1 -2, ये और ये यही पॉइंट्स है। यस, करेक्ट। इनको अलग अलग कलर भी आप कर सकते हैं, जैसे इसको सेटिंग्स में मैं आप इनको 2 डिवीजन में बांट देता हूँ। तो ये हो चुका है। अब सबसे पहले, अब अभी हमने वेट अज्यूम कर लिया है कि ये है। ठीक है। हमने वेट अब अज्यूम कर लिया कि ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे ट्रांसपोज करके समझो, ऐसे मत लिखना, आप ऐसे लिखना। ये एक 1 हमेशा आप ऐड कर देना, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो पर फिलहाल आप 1 रख लो। ठीक है। तो अब इस वेट का क्या मतलब, इसका मतलब थ्रेशोल्ड है। ठीक है। थ्रेशोल्ड 1 प्लस -1 x1 प्लस 1 टाइम x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमारा डिसीजन फंक्शन है फाइनल। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज माय डिसीजन फंक्शन फाइनल। तो इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो 1, हमने बायस को भी 1 रखा है, -x +x, सॉरी +y होगा इस केस में, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये है पॉजिटिव रीजन में सी सही क्लासिफाई है, पर डी और एफ गलत क्लासिफाई है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे कन्वर्जेंस तक। तो सपोज करिए हमने
ये पहला पॉइंट हम यहाँ से पकड़ना शुरू करते हैं, बी से पकड़ना शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, बी से पकड़ना, बी से करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मूव कर दूं ताकि यहाँ पर ले आऊं, ताकि कुछ और काम अच्छे से हो सके। ठीक है, तो हम लोग अब वाइल लूप को रन करेंगे, वाइल लूप को। ठीक है, तो वाइल कन्वर्जेंस जब तक हमारा सही क्लासिफाई नहीं होता, हम एक रैंडम पॉइंट पी पकड़ेंगे। जैसे आप इस पॉइंट को मान लो पकड़ लो, तो ये पॉइंट है 2 1। मैंने बोला था 2 1 की जगह 1 कामा 2 कामा 1 लिखना, ये 1 एक एक्स्ट्रा ऐड करना। ठीक है, अब आप चेक करो कि क्या सही क्लासिफाई हुआ है कि गलत क्लासिफाई हुआ। तो ये पॉजिटिव क्लास से है, तो पी बिलोंग्स टू पॉजिटिव। और हमारा फंक्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन में आप वैल्यू डालो 1। फंक्शन में वैल्यू डालने का तरीका क्या होता है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग फंक्शन में वैल्यू डालेंगे। इसी चीज को लिखने का अलग तरीका हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 -1 1। तो ये डब्ल्यू ट्रांसपोज और ये एक्स, x1 एक्स होगा ये 1, x1 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 1 -1 1 और 1 2 1। ये इस पॉइंट को हमने डाला है यहाँ पे। आप ध्यान से देखिए तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 -2 1, तो 0 आ रही है, जो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो ठीक है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम सेकेंड टाइप हम लूप चलाएंगे और कुछ रैंडम, फिर हम फिर सेकेंड टाइम चलेंगे वाइल कन्वर्जेंस। फिर हम एक पॉइंट पी को पकड़ेंगे, कुछ भी रैंडम, इस बार 2 2 कामा 0 को हम पकड़ लेते हैं। तो 1 2 0। फिर ये पी किस क्लास का है, पॉजिटिव क्लास का है। अब हम देखते हैं हम प्रिडिक्ट भी क्या सही कर रहे हैं कि नहीं। तो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स देखते हैं क्या आता है। विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, गलत है। तो अब गलत हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, वेट को एडजस्ट करेंगे। वेट को एडजस्ट करने का तरीका क्या है, आप तो ध्यान से समझिए कि हमारी लाइन कुछ ऐसे हो रही है ना। हम इसमें क्या करेंगे, जो वेट होगा, वेट में पॉइंट को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन, क्यों ऐड करेंगे। क्योंकि ये वाला जो है, अभी तो वेट वेक्टर ये है, ये वेट वेक्टर है। अगर आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो पॉइंट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वेट वेक्टर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान से समझिए। ये वेट वेक्टर यहाँ पे 20 से गुजरेगा ना, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से गुजरेगा, तो हमारी लाइन कुछ ऐसे टर्न हो जाएगी। तो अब ये पॉजिटिव रीजन में। ठीक है, इसको आप ध्यान से अभी अभी समझ में आएगा कि इन दोनों को आप ऐड कर दो, बस इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 1 1 2 1 1। अब आप इसको प्लॉट करके देखो। मैं कह रहा हूँ कि ये वेट वेक्टर इसको सही क्लासिफाई कर दिया, 1 प्लस एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो, इसके अबव में अभी याद किया, देख रहे हो? इसके अबव में एक आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब सारे पॉइंट सही क्लासिफाई हैं, कोई भी पॉइंट गलत क्लासिफाई नहीं है। तो आप रैंडम चूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे पॉइंट आपको सही क्लासिफाई ही मिलेंगे। तो हमारा ये वेट बैलेंस हो चुका है, ग्राफिकली दिख रहा है। आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, आपको एक एक पॉइंट डालना, एक एक पॉइंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। आपका ये जो डब्ल्यू वेक्टर है, या ऐसे ऐसे होगा डब्ल्यू वेक्टर। डब्ल्यू वेक्टर आपका क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा, कहाँ गया, ये होगा। इस वेक्टर को हम शायद बना सकते हैं कि नहीं, वेक्टर बनाने का तरीका है, ये 1 और 2 है। इस वेक्टर को बना सकते हैं क्या, वेक्टर का अटैच डिटैच पॉइंट लाइन रे वेक्टर, हाँ वेक्टर बनाने का है। तो ये कुछ ऐसा है, 1 और 2 कुछ ऐसे परपेंडिकुलर लाइन में। ठीक है, कुछ ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे 1 2 1, ये वाली हमको लगता है लाइन। नहीं, एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस में 2 जाएगा। तो ये कहीं ये पॉइंट आएगा, एक्स एक्सिस में 1 जाएगा 1 यूनिट और वाई एक्सिस में 2। ये वाला हमारा पॉइंट होगा इसी लाइन के पैरेलल। ये ये डब्ल्यू वेक्टर है, इसी के ये ये वाले जो पॉइंट्स हैं,
जो हमारा ऐसे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है ये डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू जीरो है, इसके ऊपर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, और इसके नीचे वाले पॉइंट्स बोलेंगे तो वो लेस देन जीरो होंगे। ये ग्रेटर देन जीरो होंगे, ये लेस देन जीरो होंगे, और पॉइंट पे जीरो होगा। तो हमारा फर्स्ट वेट अपडेट में ही सही हो गया। काम कैसे करता है, इसका काम करने का तरीका सिंपल है कि जैसे ये हमारा वेट वेक्टर है, ये हमारा पॉइंट है, और ये हमारा वेट वेक्टर है, ठीक है। अब ये पॉइंट मिस क्लासिफाई है, ठीक है, तो हम इस वेक्टर को इसके तरफ मूव करेंगे। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये जो नया वेक्टर होगा वो अब इस पॉइंट के और नजदीक आ चुका होगा, ठीक है। तो अब ये सही क्लासिफाई होगा, क्योंकि अब इसकी तरफ पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे आप ये समझो कि ये वेक्टर है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मिस क्लासिफाई है, ये पॉजिटिव क्लास है, तो ये इस तरफ होना चाहिए, तभी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, वेक्टर की तरफ वाला जो रीजन होता है वो जनरली पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मिस क्लासिफाई है। आप इन दोनों को जोड़ दो तो कहीं ऐसे मिड में आएगा, हो सके पॉजिटिव रीजन में न भी आए और उसके काफी नजदीक आ चुका हो, ठीक है। तो दिस इज द रीजन ऐसे काम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके असाइनमेंट्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे। उस पे हम लोगों का काफी और अच्छे से क्लियरिटी होगी, और हम कहेंगे कि यहाँ पे आप एक एक चीज को ऐसे समराइज करके देखें। ध्यान देने वाली बस यही बात है कि वेट वेक्टर में और पॉइंट में एक एक्स्ट्रा आपको वन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा आपको वन ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम अच्छे से होगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस लाएंगे, पीवाईक्यूज लाएंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी सारे करेंगे, ठीक है। मेरा फर्स्ट ही ये सेशन है इसमें, तो जो भी गलतियां हो सही हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। लेक्चर्स के लिंक्स यहाँ पे आपको वीक 1 में आप जैसे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ये लेक्चर शो करेगा, ठीक है। HRM IITM, ठीक है, मेरा पूरा नाम है ऋतिक रोशन मौर्य, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो मेरे बारे में एक छोटी सी दो लाइनें लिखी हैं यहाँ पे। तो अभी मैं डीप लर्निंग पढ़ रहा हूँ आप सबके साथ, और जो सीख रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ, और होप आपको अच्छा लगा हो। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।